सरल जापानी, जापानीज लर्निंग मेड इजी। कोन्निचिवा मिनासान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर मैं सुजॉय चटर्जी आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हिंदी में जापानी पाठमाला का ये 107वां पाठ है और आज के पाठ का विषय है लोकोक्तियाँ 5 से 10। लोकोक्तियाँ जिन्हें जापानी में कोतोवाजा कहा जाता है। तो दोस्तों, पिछले पाठ में हमने कुछ अभिव्यक्तियाँ सीखी थी और आज हम कुछ लोकोक्तियाँ सीखेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले पाठ में बताया था कि सामान्य या साधारण व्याकरण के अलावा इन अभिव्यक्तियों और लोकोक्तियों को जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनमें हिडन मीनिंग्स होते हैं। यानी कि जो शाब्दिक अर्थ होते हैं वो कुछ और होता है, लेकिन उनमें जो असली अर्थ जो छुपा होता है वो कुछ और होता है, जो आप ट्रांसलेशन के ज़रिए पता नहीं कर सकते या समझ नहीं सकते। इसलिए इन्हें अलग से जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस पाठ में हम 6 लोकोक्तियाँ सीखेंगे। तो आपको अगर याद हो तो जो लेसन 80 था, जो पाठ संख्या 80 था, उसमें हमने पहली बार कोतोवाज़ा यानी कि लोकोक्तियों को इंट्रोड्यूस किया था। लोकोक्तियाँ जिन्हें हम कहावतें भी कहते हैं और अंग्रेजी में इन्हें प्रोवर्ब्स या सेइंग्स कहा जाता है। तो हमने 4 कोतोवाज़ा हमने किया था 80वें पाठ में। तो आज के पाठ में हम 6 कोतोवाज़ा करेंगे, लेकिन जो 4 हमने पहले किए थे, आइए एक नज़र उन पे डाल लें। पहला कोतोवाज़ा हमने किया था सारुमो कीकारा ओचिरू, जिसका अंग्रेजी में है कि इवन मंकीज फॉल फ्रॉम ट्रीज, बंदर भी पेड़ से गिरते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है कि गलती हर किसी से हो सकती है, इसलिए गलती से हमें घबराना नहीं चाहिए। और इसका एक अर्थ ये भी होता है कि अगर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो तो कभी कभी हमें हार भी देखना पड़ सकता है। दूसरा कुतोवाजा था इशिनो उएनिमो सान्नेन, यानी पत्थर के ऊपर भी 3 साल, जिसका अर्थ ये होता है कि किसी चीज़ की आदत डालने में समय लगता है, इसलिए हमें धैर्य धरना बहुत ज़रूरी है। तीसरा कुतोवाजा था इससे कि नीचो, जिसका अर्थ है कि एक तीर से 2 निशाना साधना। इसमें जो शाब्दिक अर्थ है वो कि एक पत्थर से 2 पक्षियां मारना। और चौथा कुतोवासा हमने किया था कायरू नो कोवा कायरू, यानी कि मेंढक का बच्चा मेंढक ही होता है, यानी कि आपके जो माँ बाप जैसे होंगे तो बच्चा भी वैसा ही होगा। तो ये 4 प्रोवर्ब्स हमने किए थे उस पार्ट में। अगर आपने वो पार्ट मिस कर दिया है तो आप ज़रूर उस पार्ट को देखें, और हम आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उस पार्ट का डायरेक्ट लिंक दे रहे हैं ताकि आप डायरेक्टली उस लेसन को देख सकें। तो ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं दिया देखा है तो, क्योंकि हमने उसमें कोतोवाज़ा का अर्थ भी समझाया था, कुछ इंट्रोडक्शंस भी दी थी, तो वो पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पाठ, जिसमें हम 5 से लेकर 10 तक यानी कि 6 नए लोकोक्तियाँ सीखेंगे। तो पांचवा लोकोक्ति और आज के पाठ की पहली लोकोक्ति है नाना कोरुबी या ओकी। तो नाना कोरुबी या ओकी, आप देख सकते हैं कि नाना के लिए पॉइंटर में ऑन कर लूं। नाना के लिए जो 7 का सिंबल है, तो आपको पता ही है कि 7 नाना को कहते हैं। और ये देखिए 8 का सिंबल है, तो जनरली हम इसे हाची कहते हैं, लेकिन उसकी एक रीडिंग या भी होती है। तो यहाँ पे या रीडिंग एप्लीकेबल होगा। तो नाना कोरोबी या ओकी, इसका अर्थ क्या होता है कि 7 बार गिरिए, 8 बार उठिए। फॉल 7 टाइम्स, राइज 8 टाइम्स। तो अर्थ तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमें हार से हार नहीं माननी चाहिए। फेलियर आ सकते हैं, लेकिन उसका मुकाबला करना चाहिए। तो कोरोबी ये जो है, ये जो वर्ब है इसका अर्थ है कि गिरना। और ओकी आपने किया ही है, ओकीमास आपको अगर याद हो तो ओकीमास का अर्थ होता है कि जगना, नींद से जगना। तो यहाँ पे जो है नींद से जगने वाली बात नहीं है, इसमें यहाँ पे उठने की बात है, कि गिरकर उठने की बात है। तो ये है 7 बार गिरिए, 8 बार उठिए। तो इसका अर्थ फिर आपको समझ में आ ही गया होगा कि गिरने, असफलता या गलती से डरें या शर्मिंदा ना हो, ज़्यादा ज़रूरी है पलटवार करना और फिर सफल होना। तो
बार बार असफलताओं के बाद आखिर में सफलता हाथ लग ही जाती है। तो देखिए ये कहाँ से आया, ये जो मुहावरा है नाना कोरोबी या ओकी, ये कहाँ से आया है, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। आप ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं चित्र में, ये जापान का एक बहुत ही प्रसिद्ध पुतला है। इसे हम कहते हैं दारुमा डॉल कहा जाता है जापानी में। इस खास चेहरे वाली गुड़िया को दारुमा गुड़िया या दारुमा डॉल कहा जाता है। ये मूल रूप से जापान में आने वाले पहले बौद्ध भिक्षु का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि जो जो प्रथम बौद्ध भिक्षु आए थे, उनको रिप्रेजेंट करता है ये मुखौटा, जिसे दारुमा कहा जाता है। जापानी परंपरा के अनुसार लोग इस गुड़िया को अपने घरों में रखते हैं। जब भी कोई अच्छी खबर आती है तो वे दूसरी आंख की पुतली पर रंग लगाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें देखिए एक आईबॉल मिसिंग है, यहाँ पे एक आईबॉल है, दूसरा मिसिंग है। तो इसी तरह से दुकानों में ये बिकता है। और जब, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कोई अच्छी खबर होती है, मान लीजिए किसी ने कोई बड़ा इम्तिहान पास कर लिया घर में, अच्छे नंबरों से पास हो गया, या घर में किसी की शादी हो गई अच्छी तरीके से, तब वे उस प्रोग्राम के बाद इसकी इस आँख जो खाली वाली जो सफ़ेद आँख है उसको भी काला कर देते हैं, उसकी मणि बना देते हैं, और इस तरह से ये पूरा हो जाता है ये गुड़िया। तो ये एक ट्रेडिशन है जापानीज का। चूंकि ये वस्तु गोलाकार है और विशेष रूप से डिज़ाइन की गई है, इसलिए चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, इसे गिराया नहीं जा सकता। अर्थ है कि ये इसका जो वज़न है, इस तरह से इसको एडजस्ट किया गया है कि ये इधर-उधर लुढ़कता रहेगा। आप इसको एक तरफ धकेलिए, वो लुढ़क के उधर जाएगा, लेकिन ये फिर अपने आप ही सीधा हो जाएगा, ये कभी गिरेगा नहीं। तो आप समझ सकते हैं, इस तरह के डॉल्स आप अब तो हर जगह पे मिलते हैं। तो इसका जो वज़न है वो नीचे की तरफ ज़्यादा है, ऊपर थोड़ा हल्का है, इस वजह से ये इधर-उधर लुढ़केगा ज़रूर, लेकिन ये पूरी तरीके से इसको आप गिरा नहीं सकते। अगर गिरा भी देंगे तो ये वापस खड़ा हो जाता है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दृढ़ता को दर्शाता है। परसिवरेंस जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, उसे उसे दर्शाता है। तो इसी से फिर जो प्रोवर्ब आया, नाना कोरोबी या ओकी, यानी कि आप इस गुड़िया को अगर आप 7 बार गिरा भी देंगे तो भी ये वापस 8वें बार खड़ा हो जाएगा। तो इसे आप गिरा नहीं सकते। तो यही जो मैसेज है वो हमें भी अपने जीवन में हमेशा अ, हमेशा एक्सेप्ट कायम रखना चाहिए, या हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने लाइफ में, कि हम कभी भी हार से डरे नहीं, घबराए नहीं। अगर फेलियर हाथ लगती भी है तो अगली बार, या उससे अगली बार, या उससे भी अगली बार हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। नाना कोरोबी या ओकी, 7 बार गिरिए, 8 बार उठिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा कोतोवाजा, रोमावा इची नीची नीशते नाराज। ये तो आपने सुना ही है, ये अंग्रेजी का बहुत ही पॉपुलर प्रोवर्ब है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम शहर जो है वो एक दिन में नहीं बना था। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी अच्छी चीज़ को बनने में समय लगता है। कोई भी अच्छा काम अगर आप करना चाहते हैं, अगर अच्छी तरीके से किसी काम को अंजाम देना चाहते हैं, तो आपको धैर्य रखना होगा। आपको पूरी धैर्य धैर्य के साथ और पूरी निष्ठा के साथ उस काम को करना होगा। आप हड़बड़ी में कोई काम करेंगे तो वो कभी सफल नहीं होगा, या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। रोमावा इची निची निश्ते नाराज, इची निची यानी एक दिन। तो हम आपको समझाएंगे ये श्ते नाराज जो है, ये जो लास्ट के जो 2 शब्द हैं, इनका क्या अर्थ होता है। ये दोनों ही वर्ब हैं। तो हम उसे अभी थोड़ी देर में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले जो इससे जो संदेश हमें मिल रहा है उस पर गौर करते हैं। अच्छे कामों में समय लगता है, जल्दबाजी ना करें वरना काम बिगड़ जाएगा। जल्दबाजी में या जल्दी से किया गया काम उच्च गुणवत्ता वाला नहीं होता है। शॉर्टकट अपनाने से सफलता नहीं मिलती, और धैर्य रखें। तो अब हम इश्ते नाराज़ जो है, जो एक्सप्रेशन है, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। नाराज़ जो है ये बेसिकली जो मूल क्रिया है वो नारू से आया है। नारू का अर्थ होता है होना, हो जाना, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं टू बिकम। यानी कि कुछ कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु
साकार लेना या हो जाना, बिकम। तो इसका जो इनफॉर्मल एक पुराना फॉर्म था, अब देखिए आज के मॉडर्न फॉर्म में जो है आधुनिक इनफॉर्मल नेगेटिव फॉर्म क्या होता है, हम नाई लगा देते हैं लास्ट में। जैसे नारू अगर क्रिया हुआ तो उसका जो इनफॉर्मल फॉर्म होगा नेगेटिव में वो होगा नारा नाई। लेकिन पुराने ज़माने में इस नारू क्रिया का एक संस्करण नाराज भी था जो नेगेटिव इनफॉर्मल फॉर्म होता था। यानी कि आज जो नारा नहीं है वो पहले कभी नाराज हुआ करता था। तो ये वहीं से ये नाराज आ गया है, जिसका अर्थ है कि नहीं होना। नारू होना और नाराज नहीं होना। और नाराज का फिर फॉर्मल फॉर्म नारीमासेन होगा। तो नारू नारानाई नारीमासेन, लेकिन जो पुराना फॉर्म था वो था नाराज। अब दूसरा जो शब्द है वो है श्ते। तो ये आपको पहले भी मिला है श्ते, जो कि शुरू क्रिया का एक ते फॉर्म है, जिसे हमने पहले सीखा था कि ये जो कंटिन्यूअस टेंस है उसको दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो ते फॉर्म होता है वर्ब का। लेकिन ते फॉर्म के कई और भी फंक्शंस होते हैं जो हम एक एक करके आगे भी सीखेंगे। लेकिन इस प्रोवर्ब में जो काम ये कर रहा है, ये कॉन्जुगेशन का यानी कि संयोजन का काम कर रहा है। यानी कि सुरु और नारु। सुरु का अर्थ है कि करना और नारु का अर्थ है बन जाना। तो दोनों को मिलाने से क्या होगा, सुरु और नारु, करना बनना। इसका मतलब आप किसी चीज को साकार कर रहे हैं, किसी चीज को बना रहे हैं। यहाँ पे इस प्रोवर्ब में रोम शहर को बना रहे हैं। तो वहाँ पे हम सिर्फ नारू अगर कहेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा कि वो अपने आप बन रहा है, जो कि सच नहीं है। और अगर हम सिर्फ सुरु लिखेंगे तो है कि हो रहा है, काम हो रहा है, कर रहे हैं। तो उससे भी कोई अर्थ नहीं बनेगा। तो रोम का बन जाना यानी कि कोई काम कर रहा है और उसकी वजह से वो शहर बन रहा है। तो हमें सुरु और नारु दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो हम सुरु नारु ऐसे तो नहीं कह सकते, है ना, दो वर्ब एक के बाद एक तो नहीं कर सकते। तो इसे कहने के लिए हम ते फॉर्म का सहारा लेते हैं। तो सुरु के बदले हम लिखेंगे श्ते, श्ते नाराज। तो इस तरीके से सुरु और नारु के इन अलग अलग रूपों के जरिए हम ये कह रहे हैं कि रोम शहर एक दिन में अस्तित्व में नहीं आया था, इसे बनने में काफी समय लगा था। श्ते नाराज, नाराज नेगेटिव फॉर्म है नारू का, और श्ते ते फॉर्म है सुरु का। तो आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर नहीं आ रही है समझ में वर्ब रिलेटेड, तो हमने इस प्लेलिस्ट में पहले वर्ब पे कुछ चैप्टर्स किए हैं, तो आप ज़रूर उन लेसन्स को देखें, उन वीडियोस को देखें, ताकि आपको समझ में आए कि ये वर्ब किस तरह से आकार लेते हैं। तो सुरु जो हमने अभी बताया, सुरु श्ते प्लस नारू, यानी कि करना और बनना। तो टू मेक इट हैपन, टू मेक इट बिकम। और इसी तरीके से अगर हम नाराज उसको नेगेटिव फॉर्म देते हैं तो नहीं बनना, टू नॉट मेक इट हैपन। आइए अब हम अगले कोतोवाजा पे बढ़ते हैं, सातवां कोतोवाजा, तातामी नो उए नि सुइरेन। हमने इससे पहले क्या था, त्सुकुए नो उए नि काबान गा आरिमास। आपको याद है, टेबल के ऊपर बैग रखा हुआ है। लेकिन यह है तातामी नो उए नि सुइरेन। तो इसका क्या अर्थ होता है, आइए अब देखते हैं। तातामी जो होता है ये एक विशेष जापानी मैट होता है, जैसे कि चटाई हम जिसे कहते हैं, चटाई जापानी पारंपरिक चटाई। तो चटाई के ऊपर तातामी नो उएनी यानी कि चटाई के ऊपर सुई रेन। देखिए सुई, इसमें आपको यहाँ पे देखिए पानी की कांजी दिख रही है। और रेन, रेन कहाँ से आया है, आपने आपको एक शब्द मिला होगा, हमने पहले भी यूज़ किया था, रेन शू। आपको याद है, प्रैक्टिस के लिए हम रेन रेन शू शब्द का प्रयोग करते हैं, कोई अभ्यास करना या प्रैक्टिस करना, रेन शू। तो ये उसी का शॉर्ट फॉर्म है रेन। तो सुई रेन का अर्थ क्या होता है, तैराकी यानी कि स्विमिंग। सुइरेन यानी कि तैराकी प्रैक्टिस करना। तो तातामी नो उएनी सुइरेन यानी कि चटाई के ऊपर तैरना प्रैक्टिस करना। तो इसका अर्थ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कोतोवाजे का क्या अर्थ हो सकता है। चटाई के ऊपर हम स्विमिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है कि केवल किताबी
या सैद्धांतिक, सैद्धांतिक यानी कि थियोरेटिकल ज्ञान, तो थियोरेटिकल नॉलेज प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। तो आप इसका अर्थ इस तरह से लीजिए कि तैराकी सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पानी में उतरना पड़ेगा, है ना। तो उसके बजाय अगर कोई ज़मीन पे ही तैरने की कोशिश कर रहा है चटाई के ऊपर, तो वो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो बस उसको थियोरिटिकली उसको पढ़ रहा है, उसको वो किताबी कीड़ा है, वो किताब पढ़ रहा है, प्रैक्टिकल नहीं कर रहा। तो उससे क्या होगा, उसका जो जो नॉलेज है वो पूरी तरीके से वो प्राप्त नहीं कर पाएगा, वो बहुत ही किताबी कीड़ा बन जाएगा, वो तोते की तरह बस रटने वाली बात हो जाएगी। तो व्यावहारिक अनुभव भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सैद्धांतिक अनुभव। जीवन का अनुभव प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, किताबी ज्ञान से भी अधिक महत्वपूर्ण। दार्शनिक यात्रा करते थे, जो फिलोसोफर्स थे वो यात्रा करते थे, जैसे कि हुएन सांग हो गए, और भी जो फिलोसोफर्स हुए हैं, तो वो ट्रैवलिंग करते थे, क्योंकि ट्रैवलिंग से वो जितना सीखेंगे वो किताबें पढ़कर वैसा उतना नहीं सीख पाएंगे। तो देखिए, तातामी मैट के बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, जापानीज फ्लोर मैट ऑन वुडन फ्लोर। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जापानी जो घर होते थे वो अधिकतर लकड़ी के बने होते थे, तो उनका जो फ्लोर होता था वो लकड़ी का होता था, तो वो काफ़ी हार्ड होता था, उसके ऊपर लोग सो नहीं पाते थे। जैसे नॉर्मल समय भी अगर बैठते हैं, जैसे जापानी चाय की परंपरा है, हम आगे चल के आपको बताएंगे डिटेल में कि किस तरीके से टी पार्टी होती है, तो फ्लोर पे बैठ के होती है, तो उसके ऊपर एक मैट रखा जाता है, ये हम भी चटाई का प्रयोग करते हैं। तो जापानी फ्लोर मैट जो होता है उसे तातामी कहते हैं। और जैसे कि हम कारपेट एरिया कहते हैं ना अपने यहाँ, जो जो फ्लैट की जो एरिया होती है, अपार्टमेंट का एरिया हम कारपेट एरिया कहते हैं, तो जापानी में भी वही चीज़ है, उसे तातामी एरिया कहा जाता है। यानी कि जो हम कारपेट का जो एरिया हम कहते हैं, तो वहाँ पे उसे तातामी एरिया कहा जाता है। तो किसी कमरे का एरिया या किसी अपार्टमेंट या फ्लैट का एरिया नापने के लिए तातामी एरिया का प्रयोग किया जा सकता है। अब हम आठवें कोतोवाजे पर आते हैं, नेको नी कोबान। नेको यानी बिल्ली, ये आपको पता ही है, और कोबान का अर्थ है स्वर्ण मुद्रा, यानी कि सोने की अशर्फी। गोल्ड कॉइन्स टू ए कैट, नेको नी कोबान। तो इसका क्या अर्थ हुआ, बिल्ली को सोने की अशर्फी। तो हिंदी में भी एक बिल्कुल यही मुहावरा हिंदी में भी है, तो आप ज़रा अंदाज़ा तो लगाइए कि क्या हो सकता है हिंदी में। बिल्ली को स्वर्ण मुद्राएं या बिल्ली को सोने के कॉइन्स। तो हिंदी में जो मुहावरा है, जो कहावत है वो है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो ये बिल्कुल वही कहावत है कि बिल्लियां चमकदार या आकर्षक वस्तुओं के पीछे भागती रहती हैं। अगर आप जैसे आप आपका कोई पालतू बिल्ली है, वो अब कमरे में बैठा हुआ है, आपने उसके तरफ एक कुछ भी चमकता हुआ चीज़ या गेंद या कुछ भी आपने डाल दिया, तो वो भागकर उसे पकड़ लेगी और उसके आगे पीछे खेलेगी, उसको इधर से उधर करेगी, कुछ ना कुछ वो करती रहेगी, वो बिजी रहेगी उसके साथ। हालांकि इससे उसे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसको उसको कुछ करना ही नहीं है उसके साथ, उससे उसका कुछ लेना देना ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको लेके बैठी रहेगी या इधर उधर भागती फिरेगी। तो उसके लिए ये व्यर्थ प्रयास है, उसे कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो ये प्रोवर्ब भी वही है कि नेको निकोबान, की व्यर्थ प्रयास या बेकार प्रयास। तो इसका जो हिडन मीनिंग है वो क्या है, केवल उन लोगों को उपहार दें जो उनकी कद्र कर सके। यानी कि किसी को ऐसी कोई वस्तु ना दें जिसका उसे, या तो उसके उसे उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है, या फिर जो उसका मोल नहीं दे पाए, या फिर वो उसे बहुत ही हल्के में ले, या उल्टा उसमें से कुछ खोट निकालने लग जाए। कि आप मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हैं, आप कोई सामान लेकर आए हैं, गिफ्ट लेकर आए हैं, लेकिन जिसे आप गिफ्ट दे रहे हैं उसे उसने वो सही तरीके से एक्नॉलेज ही नहीं कर किया, और उसने बल्कि उसको और आपको और डिमोरलाइज कर दिया। तो ऐसे लोगों से बच के रहें, ऐसे लोगों को उपहार न दें। किसी अशिक्षित व्यक्ति को उपन्यास उपहार में देना बेकार है। तो देखिए, ये भी एक मुहावरे या कहावत जैसा ही है कि काला अक्षर भैंस बराबर। ये जो
कहावत है ये भी एप्लीकेबल है इसके लिए। काला अक्षर भैंस बराबर, तो किसी अशिक्षित व्यक्ति को उपन्यास उपहार में देना बेकार है। और अंग्रेजी में भी एक कहावत है कि सुअर के आगे मोती, तो पर्ल्स बिफोर ए स्वाइन। तो ये अंग्रेजी में है कि सुअर जो होता है उसके सामने आप मोती डाल दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, उसे कुछ लेना देना करना नहीं है उससे। तो सुअर के आगे मोती, ये भी वही है जो नेकोनी कोबान है। उन लोगों को मूल्यवान वस्तुएं न दें जो न तो उसे समझेंगे और न ही उसकी सराहना करेंगे। तो ये इसका जो निचोड़ है नेकोनी कोबान कहावत का, वो यही है कि ऐसे लोगों को कोई भी मूल्यवान उपहार न दें जो उसकी कद्र नहीं करेंगे, जो ना तो उसे समझेंगे और ना ही उसकी तारीफ करेंगे। आज का नौवा कोतोवाजा है हानागा ताकाई। यहाँ पे हाना फूल के लिए नहीं कहा जा रहा, बल्कि नाक के लिए कहा जा रहा है। नाक को भी हाना कहते हैं। हानागा ताकाई। ताकाई एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जो हमें अभी हाल ही में एक पार्ट में हमें मिला था। ताकाई यानी कि ऊंचा। ये देखिए ताकाई का जो ये जो कांजी है ये ऊंचा, तो इसको हम एक्सपेंसिव भी कहते हैं, कीमती भी कहते हैं। ताकाई तो दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ऊंचे के लिए भी हम प्रयोग करते हैं और हाई प्राइस के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पे जो अर्थ है वो ऊंचाई से है या लंबाई से है। हानागा ताकाई यानी कि हाई नोज, यानी कि नाक ऊंची है। तो ये प्रोवर्ब तो हमारे यहाँ भी है, ऊंची नाक। ये ऊंची नाक या लंबी नाक आप जो भी कहिए। तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। सकारात्मक अर्थ क्या हो सकता है कि किसी की उपलब्धि पर गर्व महसूस करना। मान लीजिए आपका बेटा बहुत अच्छा कोई रिजल्ट उसने किया है या कोई इनाम जीता है या कहीं पे उसका एडमिशन हो गया है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो तब आपकी नाक ऊंची हो जाती है, यानी कि सम्मान, आप प्राउड फील करते हैं अपने बच्चे के ऊपर। तो यहाँ पे जो हम अगर कहेंगे कि हनागा ताकाई, तो वो पॉजिटिव सेंस में होगा, ना कि नेगेटिव सेंस में, क्योंकि ये आप जेन्युइन बात है कि आप गर्व महसूस कर रहे हैं अपने बेटे के लिए या अपनी बेटी के लिए। लेकिन नकारात्मक इसका अर्थ तब निकलेगा जब ये अहंकार को दर्शाएगा, और गर्व को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जब जाएगा, तब हनागा ताकाई को हम नेगेटिव भी रूप दे सकते हैं। तो देखिए ये जो चित्र है ये हमने शुरुआती स्लाइड में भी हमने दिखाया था, तो आप सोच रहे होंगे कि ये चित्र कहाँ से आया और इसकी क्या उपयोगिता है आज के इस पाठ में। तो ये जो कैरेक्टर है ये चीनी माइथोलॉजी में, चीनी जो लोक कथाएं हैं, फोकलोर जिसे कहते हैं, वहाँ से जापानी फोकलोर में आया है, जापानी लोक कथाओं में आया है। और इसका नाम है तेंगू। ये एक कैरेक्टर है जो कि एक बदमाश कैरेक्टर है। ये सुपर नेचुरल भी है क्योंकि ये काफ़ी कुछ जादुई चीज़ें करता रहता है, और इसका पुनर्जन्म भी हुआ है। और ये बहुत ही घमंडी और एरोगेंट है लाइफ में। तो ये पूरी तरीके से एक नेगेटिव कैरेक्टर जिसे हम कहते हैं शैतान का कैरेक्टर, ये वो है। तो इसकी नाक देखिए, इसकी शक्ल बड़ी अजीबोगरीब है। इसके आँख देखिए किस तरह के हैं, डरावने। कान देखिए लंबे, और नाक भी लंबा। तो एक बहुत ही भयंकर रूप इसका हमें दिखाई दे रहा है। तो तेंगू की बात, तेंगू के जो प्रयोग से एक कहावत और है कि तेंगु नी नारू। फिर से देखिए नारू क्रिया आ गया जिसका हमने अर्थ अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बन जाना। तो तेंगु नी नारू यानी कि तुम तेंगु बन गए हो, यानी कि तुम बहुत अहंकारी बन गए हो, एरोगेंट बन गए हो। तो इसका जो ये जो उपमा है ये जापानी लोग देते हैं जब कोई बहुत ही इस तरह से बर्ताव करता है, तेंगुनी नारू कहा जाता है। तो देखिए उदाहरण देखते हैं कि हनागा ताकाई का प्रयोग आप पॉजिटिव वे में किस तरीके से कर सकते हैं। हालांकि ये वाक्य थोड़ा लंबा है और इतने डिटेल में आपने अभी तक ग्रामर किया नहीं है, तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हनागा ताकाई समझाने के लिए हम इसे आपको दे रहे हैं। मुसुको वा तोक्यो दाइगाकु नि हाइत्ता नो दे ओकासान वा हनागा ताकाई। इसका अर्थ हुआ मुसुको यानी कि बेटा,
बेटे का टोक्यो यूनिवर्सिटी में दाखिला होने के कारण या दाखिला हो गया है, इसलिए उसकी माँ बहुत गर्व महसूस कर रही है। इसकी माँ ओकासान व हानागाताकाई, उसकी माँ की नाक ऊंची हो गई है, यानी कि वो बहुत प्राउड फील कर रही है अपने बेटे के लिए। मुसुको व टोक्यो दाइगाकू नि हाइत्ता नोदे ओकासान व हानागाताकाई। अंग्रेजी में भी अर्थ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। द सन गॉट एडमिशन इन टोक्यो यूनिवर्सिटी, सो हिज मदर इज प्राउड ऑफ हिम। इसी तरीके से एक और उदाहरण देखिए। रिप्पाना मुसु गा इते ओकासान वा हानागाताकाई देशो। रिप्पाना मुसुगा इते, यानी कि रिप्पाना मुसुगा इते यानी कि आप इतने अच्छे इंसान हैं, आप इतने ग्रेट इंसान हैं कि आपकी माँ को आप पर गर्व है। तो रिप्पा आपको जैसे पता होगा, ये रिप्पा नामुसु ये ना एडजेक्टिव है, इसीलिए ना आया है। रिप्पा नामुसु, आप एक क्या कहें उसे, एलिगेंट पर्सन है, इस वजह से आपकी माँ को आपके ऊपर गर्व है। योर मदर मस्ट बी प्राउड ऑफ यू। आपको, अच्छा, इसमें देशो फॉर्म है, तो इसका यानी इसका अर्थ होगा कि आपकी माँ को ज़रूर आप पर गर्व होगा। आपकी माँ आप पर ज़रूर गर्व महसूस करती होंगी क्योंकि आप एक बहुत ही ग्रेट पर्सन हो। रिप्पा ना मुसु गाइते ओकासान व हानागाताकाई देशो। चलिए अब हम आज के पाठ के आखिरी कोतोवाजे पर आ गए हैं। लोकोक्ति है काओगा हिरोई। जिस तरीके से वो था हानागा ताकाई, ये है काओगा हिरोई। तो ये सिमिलर है। काओ यानी कि चेहरा और हिरोई यानी कि चौड़ा। हिरोई ये भी हमने एडजेक्टिव किया था। हिरोई यानी कि वाइड या स्पेशियस, जिसे हम कहते हैं वाइड कहते हैं। तो काओगा हिरोई यानी कि फैला हुआ चेहरा, चेहरा या वाइड फेस जिसे हम कहते हैं ना, ये देखिए चित्र में लिखा हुआ है वाइड फेस। तो ये फैला हुआ मुंह या बहुत बड़ा सर या जो भी आप समझें। तो इसका अर्थ क्या हो सकता है? वाइड रेंजिंग फेस, तो इसका अर्थ है कि वो इंसान जो बहुत से लोगों को जानता हो, अच्छे संपर्क वाला, यानी कि जिसके रिलेशंस या कनेक्शंस, आप कह लीजिए, रिलेशंस तो नहीं, कनेक्शंस बहुत ज़्यादा हों, उसे हम कहते हैं काओगा हिरोई। यानी कि जिसके बहुत सारे कनेक्शंस हैं। तो ये जो कनेक्शंस है वो इसको शाब्दिक रूप में कहा जा रहा है कि उसके चेहरे से संबंधित है। तो उसका चेहरा बड़ा होता जा रहा है क्योंकि उसके कनेक्शंस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसका जो भावार्थ है वो है कि बहुत से लोगों को जानने वाला। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो व्यक्ति सामाजिक या बहुत मिलनसार है, यानी कि वो सोशल, उतना ज़्यादा सोशल नहीं भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा पार्टी में जा रहा हो, लोगों से मिल रहा हो, तभी उसको इतने सारे लोगों से वो परिचित है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब सिर्फ केवल इतना है कि इस व्यक्ति के कई संबंध हैं, बहुत सारे कनेक्शंस हैं। तो काओगा हिरोई, वाइड रेंजिंग फेस। तो उदाहरण देखिए। ओनेसान व दोको इत्तेमो ओ शिरियाई नी दे आईमास काओगा हिरोई हितो देस। तो ओनेसान व दोको इत्तेमो मतलब मोहतरमा जहां भी जाती हैं। ओनेसान यानी कि लेडी, लेडी जहां भी जाती है। ओ शिरियाई नी दे आईमास बहुत सारे लोगों से मिलती है जो जिन्हें वो जानती है। मतलब वो जहाँ भी जाती है उसको कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है जिसे वो जानती है, क्योंकि उसके कनेक्शंस इतने सारे हैं कि वो जब भी कहीं पे जाती है तो उसे उसके जान पहचान वाले मिल ही जाते हैं। काओ का हीरोई हितोदेस। तो शी हैज़ लॉट ऑफ कनेक्शंस। काओ का हीरो हितोदेस, उनका चेहरा बहुत बड़ा है, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। लेकिन जो हिडन अर्थ है वो है कि उसके बहुत सारे कनेक्शंस है। wherever she goes she meets people she knows, she has a lot of connections. ओनेसान वा दोको इत्तेमो ओशिरियाई नी दे आईमास। आईमास यानी कि मिलना, मीट्स। काओ गा हिरोई हितोदेस। तो इस तरीके से हमने आज 6 मुहावरे, माफ़ कीजिए मुहावरे नहीं, बार बार मेरे मुंह से मुहावरे निकल रहा है, ये लोकोक्तियां हैं या
जो कहावत कहा जाता है, कहावत या लोकोक्तियाँ हमने 6 सीखी, 5 से लेके 10 तक, और इस तरीके से 80वें पाठ में 4 और आज के इस पाठ में 6, कुल मिलाकर 10 लोकोक्तियाँ हम कर चुके हैं और आगे भी हम करते रहेंगे, क्योंकि लोकोक्तियाँ, मुहावरे, अभिव्यक्तियाँ, इन्हें अलग से जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे यानी सुजॉय चटर्जी को अनुमति दीजिए। अगले पाठ को अगले पाठ में कुछ नया लेकर हम बहुत जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को देखने के लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आरिगातो गोजाइमास। माताइमाशो।